भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश और जाति के नाम पर किसी के साथ भी देश के किसी भी कोने में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति में जाति या मूल वंश के आधार पर भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। और अनुच्छेद 17 के तहत प्रचलित छुआछूत को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर कोई छुआछूत करता है तो यह दंडनीय अपराध है। लेकिन भारत के वर्तमान की सामाजिक हकीकत इससे ठीक उलट है। जाति इस देश की ऐसी सच्चाई है जिसे बुराई मान खत्म करने की कोशिश करते करते देश की राजनीति आज जातिवाद की जद में है। कास्टिज्म को खत्म करने में असफल यह देश अब रिवर्स कास्टिज्म के दौर में प्रवेश कर चुका है। लोहिया ने एक नारा दिया था, जाति ही वर्ग है और वर्ग ही जाति है। इस नारा ने कम्युनिस्ट और कास्ट की राजनीति की धारा ही बदल दी। राजनीति ने जातिवाद के साथ ही जातीय गोलबंदी को खूब बढ़ाया। ब्राह्मणों को गाली देकर आत्मसंतुष्टि का भाव पाने के साथ आरक्षण दो और आरक्षण खत्म करो की राजनीति आज भी बदस्तूर जारी है। जाति आधारित आरक्षण की राजनीति की अवधारणा ने जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दी और आज जाति की ही छाती पर नाचती है देश की राजनीति। दलित समाज से आने वाले भाजपा नेता डॉक्टर संजय पासवान कहते हैं, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है और हिंदू समर्थ है। उनका कथन जाति और समाज की राजनीति को बखूबी परिभाषित करता है। बिहार की मिट्टी में एक जाति बसी है जिसे इतिहास ने दुसाध कहा, जिसे लोग पासवान भी कहते हैं। आज हम चर्चा इसी दुसाध जाति की करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जातियों का दबदबा, चुनावी रण। शब्दकोश के अनुसार पासवान शब्द का अर्थ अंगरक्षक होता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों तक गांव की चौकीदारी की, जमींदारों की रखवाली की, लेकिन जमीन मालिक कहलाने का सौभाग्य इनको कभी नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाभारत के युग से लेकर आज तक के राजनीतिक चौसर पर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन हमेशा इनको नायक के पीछे ही खड़ा किया गया। दुसाध एक ऐसी जाति जो जमीन पर ताकतवर है, जिसकी संख्या और सहमति समाज में अहम मानी जाती है। बिहार, यूपी, झारखंड के साथ ही हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में केंद्रित यह समुदाय पारंपरिक रूप से साहसिक और लड़ाकू है। दुसाध समाज बाबा चौहरमल और राजा सलहेज को अपना नायक मानता है। इस जाति की उपस्थिति को हर कालखंड में महसूस किया गया, लेकिन विडंबना यह है कि इस जाति को संविधान के लागू होने के पहले तक अछूतों की श्रेणी में रखा गया। आज देश के हिंदी हार्टलैंड में इस जाति की मजबूत उपस्थिति को राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक तौर पर मजबूती के साथ स्वीकार किया जाता है। दुसाध जाति को बिहार में पासवान नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही बिहार के कुछ क्षेत्रों में इनके सरनेम हाजरा, मांझी भी मिलता है, लेकिन पासवान सरनेम इस जाति के लिए एक तरह से सर्वमान्य है। उर्दू शब्द पासवान का अर्थ संभवतः अंगरक्षक होता है। पासवान समुदाय के लोग ऐसा दावा करते हैं कि पासवान नाम उस समय दिया गया जब उन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1757 के प्लासी के युद्ध में भाग लिया। हालांकि इस युद्ध में इस जाति के योद्धाओं के बड़े पैमाने पर शामिल होने की कहानी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भी युद्ध के बाद जिस बड़े पैमाने पर इस जाति के युवाओं को बिहार में स्थानीय स्तर पर चौकीदार या कर संग्राहक की जिम्मेदारी मिली, उससे पलासी के युद्ध में इनकी भूमिका की चर्चा को बल मिलता है। हालांकि इनके सामाजिक आचरण इस बात को प्रमाणित करती है कि चौकीदारी का काम इस जाति के पास इस्लामिक शासन की स्थापना के काल से ही है। दुसाध समाज के बीच सुअर पालन को इनके चौकीदारी और धर्म रक्षक स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस्लामिक आक्रांता से गांव को बचाने के लिए चौकीदारों ने सुअर पालन करना शुरू कर दिया। चूंकि सुअर को देखकर इस्लामी आक्रांता रुख बदल देते थे, लिहाजा इस समाज के पशुपालक प्रवृत्ति ने इस्लाम के खतरे से गांव की रक्षा की। पासवान समाज अपनी उत्पत्ति को विभिन्न पौराणिक या लोक कथाओं से जोड़कर देखता है। कुछ लोगों का मानना है कि वे राहु से उत्पन्न हुए हैं, जबकि अन्य दुशासन से अपना संबंध जोड़ते हैं। कुछ नवयुवक समूह स्वयं को गहलोत वंश से जोड़ते हैं, जबकि एक पौराणिक मत के अनुसार दुसाध वो क्षत्रिय जाति है जो भगवान परशुराम के प्रकोप से बच गया। जिसे परशुराम भी साध न सके वो क्षत्रिय हैं दुसाध। इसलिए दुसाध शब्द के शुद्ध उच्चारण में दुसाध्य भी कहा जाता है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार यह जाति अपने को भक्त प्रहलाद से जोड़ती है। भगवान विष्णु का भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता ने होलिका के माध्यम से जलाने की कोशिश की तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जीवित बच गए। दुसाध समाज की परंपराओं में इस कहानी का अक्स दिखता है, जैसे आग पर चलना, गर्म दूध से नहाना और राह बाबा की पूजा परंपरा। राह बाबा की पूजा परंपरा इस जाति को सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक राहु के करीब ले जाता है। जिद, विरोध और विद्रोह की प्रवृत्ति इस समाज में आज भी मौजूद है और उद्भट वीरता के लिए दुसाध समाज को प्रेरित करती है। इसके अलावा यह समाज प्रकृति के कितने करीब है, इसकी झलक आपको गौरैया पूजन परंपरा और पतले बांस पर चढ़ने की कला से समझा जा सकता है। दुसाधों का अपना इतिहास किताबों में कम, लोकगीतों, लोक कथा और लोकाचार में ज्यादा दिखता है। दुसाध जाति के संबंध में इतिहास से अधिक सहायता तो नहीं मिलती, परंतु इसके धर्मगुरु बाबा चौहरमल, राजा सलहेस, बाबा मकरा मांझी, राहु बाबा एवं गोरैया बाबा से संबंधित लोकगीतों में आदर, सम्मान, भक्ति, प्रेम, शक्ति, चरित्र, दैवीय आदि की प्रतिध्वनि झलकती है। दुसाधों की वीरता की कहानी सिर्फ आध्यात्मिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है। फुलडाक की कहानी एक राजा द्वारा इस समाज के शोषण और सहनशीलता की गाथा है, तो बाबा चौहरमल की गाथा इस समाज के अदम्य साहस और जुल्म के खिलाफ प्रतिकार की कहानी है। लोक कथा के अनुसार चौहरमल ने एक कथित जमींदार की बेटी से प्यार किया। प्यार का विरोध जाति की वजह से हुआ तो वीरता के साथ प्रतिरोध किया और शोषण के प्रतीक बन चुके जमींदार साहब की हनक को जमींदोज किया। हालांकि प्रेम के लिए लड़े गए लड़ाई में चौहरमल मारे गए, लेकिन चौहरमल मर के भी जुल्म के खिलाफ प्रतिकार का प्रतिनिधि बन गए। इसी तरीके की कहानी मिथिला क्षेत्र में राजा सलहेस की है। इनकी विवाह के लिए योग्य लड़की नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर बराटपुर के राजा जो कि ऊंची जाति के थे, उनकी लड़की सलहेस की कहानी सुनकर उन पर फिदा थी। ऊंची जाति के राजा या जमींदार कहे ने सलहेस को कैद कर लिया, लेकिन सलहेस को चाहने वाले उनके समर्थकों ने सलहेस को मुक्त कराया। फिर राजकुमारी की शादी सलहेस के साथ संपन्न हुई। राजा सलहेस और बाबा चौहरमल दोनों की पूजा दुसाध जाति में लोक देवता के रूप में होती है। ये पूजा प्रतिरोध की कहानी है। ये दोनों इस जाति के प्रेरणा स्रोत हैं। दुसाध जाति की जड़ें गहलोत क्षत्रिय सूर्यवंश से जुड़ी हैं। इस मत की स्थापना का मुख्य आधार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में है। लेखक ने सूर्यवंश के अंतर्गत क्षत्रिय गहलोत वंश की चर्चा की है और उसी क्रम में दोशौध शाखा की चर्चा की है। मान्यता के अनुसार जब ये इस्लामिक सत्ता से हार गए तब पूरब की ओर रुख किया। अपनी मूल जगह से पीछे हटने की वजह से इनकी जातिगत श्रेणी में ह्रास हुआ। कर्नल टॉड के अलावा अन्य लेखकों ने प्रमाण आदि द्वारा साबित करके बताया है कि दुसाध क्षत्रियों की एक शाखा है। ब्राह्मण निर्णय नामक ग्रंथ में भी दुसाध क्षत्रिय की एक शाखा है। क्षत्रिय वंश प्रदीप में दुसाध को क्षत्रियों की एक शाखा माना गया है। इस किताब के भाग 1 के पृष्ठ 409 में 1100 क्षत्रियों की सूची है और इस सूची में दुसाध जाति को 480वां स्थान पर दिखाया गया है। पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा संपादित जाति भास्कर नामक ग्रंथ में गहलोतों की 24 शाखाओं में दुसाध का भी जिक्र होता है। मध्यकाल तक इस जाति के इतिहास के बारे में कुछ खास ज्ञात नहीं है। द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल 1891 में H.H. रिस्ले ने दुसाध को बिहार की छोटा नागपुर की खेती करने वाली एक जाति के रूप में वर्णित किया है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने खासकर सेना में भर्ती के नियम में बदलाव कर दिया। कील कमीशन के सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले सेना से ब्राह्मणों की संख्या घटाई जाने लगी और भारत के दूसरे मार्शल जातियों को सेना में भर्ती करने का अभियान शुरू हुआ। चूंकि 1857 की क्रांति में सेना में मौजूद दुसाधों ने मंगल पांडे के साथ बगावत का झंडा बुलंद किया था, इसलिए सेना के दरवाजे दुसाधों के लिए भी बंद हो गए, लेकिन चौकीदारी पर अभी भी इस समाज का कब्जा कायम था। 1871 में अंग्रेजों ने एक और कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के तहत घुमंतु योद्धा जातियों को बिना किसी कारण के अपराधी घोषित कर दिया गया। अब दुसाधों के पास संकट जिंदगी बचाने की थी, लिहाजा इनके पास जमींदारों के साथ खड़ा होने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। जमींदारों को भी एक लठैत वर्ग की जरूरत थी। दोनों के बीच सामंजस्य कायम हो गया, लेकिन इस अघोषित समझौता में जमींदार का हाथ ऊपर था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी किताब में बिहार पेजेंट्स लाइफ में उस दौर की चर्चा की है। लिखा है कि अब इनके पास जमींदारों की मेहरबानी और पशु के रूप में सिर्फ और सिर्फ सूअर बची थी। लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन होत न एक समाना, आजादी मिली और समय ने करवट ली।
कानून और वोट की ताकत ने देश के सभी लोगों को एक पंक्ति पर लाकर खड़ा कर दिया। संविधान ने अतीत के शोषण के किस्सों को खत्म करने के लिए वर्तमान में पीड़ितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी दिए। निडर, निर्भीक, सजग दुसाध जाति के लोगों ने इस बदलाव का खूब फायदा उठाया। दूसरी ओर 20वीं सदी के शुरुआत के साथ ही बिहार में जातीय चेतना परवान चढ़ने लगी। सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए कई जातीय संगठन बने। पासवानों ने 1911 में अपनी पासवान सभा का गठन किया। दुसाध को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति के रूप में पंजीकृत किया गया है। भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 के अनुसार, जिसे शुक्रवार 11 अगस्त 1950 को प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया था, और अनुसूची में दुसाध को धारी या धारी सहित भाग 2 बिहार ए के 8 में रखा गया था। पासवान समुदाय को ऐतिहासिक रूप से अछूत वर्ग के रूप में देखा गया है। यह समुदाय ग्रामीण सामंती समाज में सबसे अधिक भेदभाव झेलने वाले समूहों में एक रहा है। बिहार के अलावा इस जाति की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में भी मायने रखती है। 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पासवान समुदाय की आबादी 2,30,593 और बिहार में 49,45,165 की थी। ऐसा नहीं था कि आजादी मिलते ही दलित समुदाय के लिए राजनीति और समाज सहज हो गया, लेकिन राजनीतिक रूप से सजग इस जाति ने शुरू से ही राजनीति में अपनी मजबूत दखल बनाए रखा। दुसाध जाति से आने वाले भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। वे राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके तीनों कार्यकाल कम समय के रहे, जिसमें वो 1968 में 3 महीने, 1969 में 13 दिन और 1971 में 7 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे। ये वो वक्त था जब बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए आया राम गया राम का मुहावरा प्रचलित था। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में उपजने वाली शून्यता को भोला पासवान शास्त्री ने अपने राजनीतिक कौशल और सूझबूझ के साथ भरा। राजनीतिक संकट जब जब गहराया, तब तक भोला जी तारनहार बनकर सामने आए। देश की राजनीति मुख्य रूप से 3 धाराओं से नियंत्रित होती रही। पहली धारा कांग्रेस की थी, जिसके पास कोई मौलिक सिद्धांत तो नहीं था, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनमानस के अनुसार अपने आप को वक्त के साथ मोड़ते रही। दूसरी धारा साम्यवादियों की थी, जिसे आप और हम कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। और तीसरी धारा दक्षिणपंथी धारा थी। और इन सब के बीच एक और धारा जोर पकड़ रही थी, वो थी समाजवादी धारा। समाजवादियों की राजनीति का मूल आधार जाति आधारित असमानता को दूर करना। ताकतवर दुसाध समाज की जाति के लोगों ने साम्यवादी और समाजवादी दोनों धारा के साथ वोट दिए। साम्यवादियों की ही उग्र धारा नक्सलवाद में दिखती है। समाजशास्त्र के जानकारों का मत है कि नक्सल आंदोलन बिहार में दुसाधों के साथ लिए बिना प्रवान नहीं चढ़ पाता। फिर भी दुसाध समाज के कर्णधारों ने अपनी जाति के युवाओं को उग्रवाद की राह पर चलने से काफी हद तक रोके रखा और समाजवादी राजनीति के जरिए लोकतंत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। 1977 में पटना जिले के बेलछी में दुसाधों पर हुए नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उसी बेलछी ने जन्म दिया एक नई राजनीतिक जागृति की। ब्रिटिश शासनकाल में गरीबी की इंतहा तक पहुंचने वाली इस जाति ने आधुनिक काल में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझा। समाज के युवाओं ने सरकारी सेवा में मिलने वाली आरक्षण की सुविधा का लाभ खूब उठाया। एक अनुमान के अनुसार बिहार के सरकारी सेवा में इस जाति की हिस्सेदारी 1.44% है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी समाज की अच्छी होती जा रही है। जाति की बात हो और राजनीति की चर्चा न हो तो बात कुछ बेमानी हो जाएगी। भोला पासवान शास्त्री की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन अगर रामविलास पासवान की चर्चा न करें तो पासवान समाज की चर्चा समुचित नहीं मानी जाएगी। स्वर्गीय रामविलास पासवान इस जाति से आने वाले एक ऐसे राजनेता का नाम है जो बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीतिक क्षितिज पर ध्रुवतारा के समान चमके। कुल 6 प्रधानमंत्री, आधा दर्जन प्रधानमंत्री के साथ बतौर मंत्री काम करने का अनोखा रिकॉर्ड इनके पास है। 1 बार बिहार विधानसभा, 9 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। दलित सेना के नाम से इन्होंने दलितों के बीच राजनीतिक और सामाजिक चेतना का सूत्रपात कराने के लिए एक गैर सरकारी संगठन का भी निर्माण किया। बाद में बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के नेतृत्व में यह समुदाय एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। 1970 के दशक में बेलछी नरसंहार जैसे घटनाक्रमों में पासवान समुदाय की सामाजिक आर्थिक असमानता उजागर हुई। इसके बाद इस जाति ने विकास की गति जो पकड़ी वो अब किसी भी जाति के लिए एक मिसाल है।
नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पासवान मधेसी दलित समुदाय का एक उपसमूह है। 2011 की नेपाल की जनगणना के अनुसार देश में 2,08,910 से 0.8% पासवान जनसंख्या दर्ज की गई। जाति की कहानी में आज चर्चा पासवान जाति की। हम अगले एपिसोड में किसी और जाति पर चर्चा करेंगे। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।